हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ राजस्थान सूजस के अक्टूबर का सेकंड पार्ट। कल हमने बात कर ली थी अक्टूबर के पार्ट 1 में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट की। आज हम जो बाकी बचे हुए फैक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें सो दैट जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसी घड़ी में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके सूजेस में एक बुक का नाम मेंशन किया है। बुक का नाम है इंडियाज़ ऑन अवॉइडिंग जर्नी फाइंडिंग बैलेंस इन टाइम, बुक का नाम है। और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है मार्क टूली। क्या नाम है? मार्क टूली ने ये बुक लिखी है दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मार्क टूली ने ये बुक लिखी थी। अगला दोस्तों, आपके उसमें मेंशन किया है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। आपको सबको पता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पे? ये उदयपुर में आपके बागोर की हवेली में है। कहाँ पे? बागोर की हवेली में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में दोस्तों। आपके टोटल इंडिया के अंदर कितने? 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। कितने हैं? 7 सांस्कृतिक केंद्र। उसमें से एक जो है वो उदयपुर के अंदर है, वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। सूजस के अंदर 2 और सांस्कृतिक केंद्र का नाम इसने मेंशन किया है। एक तो है आपका उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, वो आपका इलाहाबाद में है। और एक आपका दोस्तों उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, वो पटियाला के अंदर है। उदयपुर में और क्या क्या सांस्कृतिक केंद्र और क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों, तो जस्ट बात कर लेते हैं कि उदयपुर में आपका राजस्थान साहित्य अकादमी है। कहाँ पे? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उदयपुर में ही आपका दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल है, उसकी स्थापना 52 में हुई थी। उदयपुर में ही आपका दोस्तों जनजाति संग्रहालय है। जनजाति संग्रहालय आपको पता है कि मोस्ट जो काफ़ी सारी जनजातियाँ है ना, वो उसी बेल्ट में रहती है। उदयपुर वाला जो बेल्ट है ना, उसी बेल्ट में है, तो वहीं पे जनजाति संग्रहालय बना दिया उन्होंने, है ना। और उसके बाद में विद्या भवन संस्थान, उसकी स्थापना भी उदयपुर में हुई थी 1931 में। आगे बात करते हैं आपका एक मिशन सुरक्षित बचपन। मिशन सुरक्षित बचपन आपका कहाँ पे चल रहा है दोस्तों? ये आपका बूंदी में चलता है। कहाँ पे? बूंदी पुलिस द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ था? तो बूंदी की देलूड़ा गांव में। कहाँ पे? देलूड़ा। देलूड़ा गांव में ये शुरू हुआ था। और बूंदी जिले की 17 ग्राम पंचायतों में ये चल रहा है। कितना? 17 ग्राम पंचायतों में 17। ठीक है। और इसका बेसिक उद्देश्य क्या है? बाल अपराधों पर अंकुश लगाना और जीरो पोस्को करने के लिए ये शुरू किया था। बूंदी के अंदर ही एक और मिशन चल रहा है दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मानस मिशन। बूंदी में आपका मानस भी चल रहा है और बूंदी के अंदर मिशन सुरक्षित बचपन भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है। और आपका सुरक्षित बचपन दिवस कब शुरू हुआ है? सुरक्षित बचपन दिवस दोस्तों ये आपका 11 जनवरी को हुआ है। 11 जनवरी को सुरक्षित बचपन दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। आपके नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के जन्मदिन पर 1900 माफ़ कीजिएगा 2020 से ये शुरू हुआ है। 2020 से ही स्टार्ट हुआ है ये। आगे बात करते हैं दोस्तों, सूजस के अंदर कुछ वाद्य यंत्रों के नाम मेंशन किए हैं और वो किस टाइप के हैं ये मेंशन किया है। तो जैसे सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य क्या होते हैं? जिनको फूंक देकर बजाया जाता है। जैसे आपका बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, शहनाई हो गया, ये जो सुशीर वाद्य है इनको फूंक दे के बजाया जाता है। उसके बाद में तत्वाद्य। तत् से तार, जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो तत्वाद्य होते हैं। जैसे रावण हत्ता, कामायचा, वीणा, ये जो है आपके तत्वाद्य होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अवनद वाद्य। अवनद वाद्य जिनको ठोक के बजाया जाता है तो वो होते हैं अवनद वाद्य। जैसे ढोल हो गया, डमरू हो गया, वगैरह वगैरह ना। और अन्य है खड़ताल, मोरचंग और हारमोनियम। इस बार सीईटी के पेपर में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलग है। तो उसने क्या है, 3 सुशीर वाद्य यंत्र के नाम दिए थे और चौथा खड़ताल दिया था। ठीक है, तो खड़ताल जो था इसका सही आंसर था उस टाइम। आगे बात करते हैं दोस्तों बीकानेर के बारे में। बीकानेर जो दोस्तों इस बार सूची में मेंशन किया है। बीकानेर के बारे में सबको पता है कि बीकानेर की पाटा संस्कृति फेमस है। बीकानेर का फागणिया फुटबॉल फेमस है। बीकानेर की रमत जो आचार्य जी चौक की है
वो फेमस है दोस्तों। बीकानेर के अंदर बीकानेर का भुजिया और रसगुल्ला भी फेमस है। बीकानेर के भुजिया को जो है आपका जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए बीकानेर की जो दोस्तों वो क्या बोलते हैं उसको, परकोटा एक छत है। क्या बोलते हैं उसको, परकोटा। परकोटा एक छत है, ये राजस्थान गवर्नमेंट भी बोल चुकी है। बीकानेर के अंदर बहुत सारे मेले लगते हैं। ठीक है, और बीकानेर के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी बीकानेरी जो है वो कहीं भी रहे पूरे साल में, पर जो भादवा होता है ना, जो अपना हिंदू महीना होता है भादवा, उसमें वो बीकानेर जरूर आता है दोस्तों। और बीकानेर आके वो मेला मगरिया में ही चला जाता है। ठीक है, तो मतलब वो बीकानेर आता है बाहर से और फिर मेले घूमने जाता है। तो बीकानेर ऑलमोस्ट जो है वो बीकानेर भादवे में खाली हो जाता है। बीकानेर के अंदर आपका करनी माता का मेला लगता है देशनोक में। बीकानेर के अंदर आपका पूर्णरासर जी का मेला लगता है। ये मेले आपको सबको पता है। कोलाई जी का मेला लगता है बीकानेर में। बीकानेर में जाम्बो जी का मेला लगता है मुकाम में, नोखा तहसील में। ठीक है, तो ये सब आपको पता है कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं। जो दो नए नाम मैंने इस बार देखे वो देखते हैं दोस्तों। तो पहला नाम क्या है, जेठा भुट्टा और गेमना पीर का मेला कहाँ लगता है, तो वो बीकानेर में लगता है। कौन सा, जेठा भुट्टा और गेमना पीर। जेठा भुट्टा और गेमना पीर और गेमना पीर का मेला। आगे बात करते हैं दोस्तों। इस बार पगड़ी, पगड़ी के बारे में काफ़ी डिटेल में मेंशन किया इन्होंने। ठीक है, पगड़ी क्या होती है, जो सर पे पहनी जाती है। ठीक है, राजस्थानी पगड़ी पूरे इंडिया में फेमस है ऑलमोस्ट। और अगर पगड़ी लंबाई में बड़ी है तो उसे पाग बोलते हैं, अगर छोटी है तो उसे पगड़ी बोलते हैं। अगर रंगीन है, एक ही कलर की रंगीन है, तो उसे पेंचा बोलते हैं। परंतु अगर बहुरंग की है तो उसे मदील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदील। और अगर हाथ भर का कपड़ा है तो उसे चिंदी बोलते हैं। और पगड़ी के आभूषण क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो पगड़ी के आभूषण होते हैं आपका, एक होता है सरपेच। ठीक है, एक होता है आपका चंद्रमा और एक होता है आपका कलंगी। तो ये आपके पगड़ी के आभूषण हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं फड़ की। फड़ होता क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए, आप इमेज देखिए, इस इमेज को क्लियरली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा फड़ होता क्या है। फड़ में बेसिकली कपड़े पे जो है वो बहुत सारे चित्र जो है, एक तरह से ये स्टोरी होती है। स्टोरी को जो है, कहानी को चित्रों के द्वारा समझाया जाता है। तो कहानी के जो भी फैक्ट होते हैं वो चित्र के द्वारा एक कपड़े पे उकेर लिए जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद में जो कहानी का गायन करता है फड़ का, उसको बोलते हैं भोपा। जो भोपा होता है वो उन चित्रों को बताता जाता है एक छड़ी से और उसके बारे में उसका गायन करता जाता है। तो ये बेसिकली फड़ है। कहाँ की फेमस है, भीलवाड़ा की फेमस है ये। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो सबसे बड़ी फड़ आपकी देवनारायण जी की है और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। अब कन्फ्यूजन ये आता है कि बड़ी भी देवनारायण जी की, छोटी भी देवनारायण जी की, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बड़ी है ये, छोटी इसलिए है क्योंकि इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। तो डाक टिकट पे एकदम छोटी सी हो गई थी ना। 1992 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ था, 5 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी हुआ था, इसलिए सबसे छोटी फड़ भी यही हो गई है दोस्तों। इसमें क्या है, जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो जंतर होता है। क्या होता है, जंतर। कोरोना में भी फड़ लिखी जा चुकी है, आपके भीलवाड़ा के अभिषेक जोशी जी ने लिखी है। और दोस्तों आपके अमिताभ जी पे भी फड़ लिखी जा चुकी है। और जो रामदेव जी की फड़ पड़ी जाती है उसके अंदर जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो होता है रावण हत्ता। क्या होता है, रावण हत्ता दोस्तों। ये आपका फड़ है। आगे चलते हैं दोस्तों, गोगा जी। दोस्तों आपके सूजस में इस बार ऑलमोस्ट 5-6 लोक देवताओं के नाम मेंशन किए, उनके बारे में डिटेल से समझाया। हालांकि आपके राजस्थान में हर एक जगह के अंदर, हर एक गांव के अंदर आप देखेंगे, स्पेशली पश्चिम राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान जो है, कहा जाता है कि अगर जो दक्षिणी राजस्थान है, जो अरावली के आसपास के एरिया है, ऐसा कहा जाता है कि अरावली के जो एरिया है दक्षिण राजस्थान, उसके पास एग्रीकल्चर है, तो वेस्टर्न राजस्थान के पास कल्चर है। उसके पास एग्रीकल्चर है और हमारे पास कल्चर है दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान के अंदर जो 5 पीर फेमस हैं, 5 पीर के नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा कि गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी और मेहा मांगलिया जी। ये 5 हमारे 5 पीर के नाम से फेमस हैं।
और भी बहुत सारे देवता हैं आपके। लोक देवता में आपके जाम्बोजी है, ठीक है, लोक देवता में आपके तेजा जी हैं, बहुत सारे लोक देवता हैं दोस्तों, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ते होंगे। परंतु इन 5-6 का जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनको सूजस में मेंशन किया है। और इनमें से एक क्वेश्चन भी उठ रहा था कि 4 हाथों वाले देवता कौन है, तो वो कल्ला जी है। चलिए पहला बात करते हैं दोस्तों गोगा जी। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 1003 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1003 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो ये चूरू के ददरेवा गांव में, चूरू के ददरेवा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका मेला कहाँ पे लगता है? तो मेला लगता है दोस्तों गोगामेड़ी। गोगामेड़ी में मेला लगता है दोस्तों इनका। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के पास में एक जगह है, ठीक है। कब लगता है? तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को दोस्तों, भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी होती है ना, उसको मेला लगता है, ठीक है। खेजड़ी के नीचे इनका जो स्थान होता है दोस्तों, इनके बारे में ये फेमस है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। क्योंकि राजस्थान में जो वेस्टर्न राजस्थान है स्पेशली, हर एक जगह आपको खेजड़ी का पेड़ मिल जाएगा, ठीक है। इनके क्या दोस्तों, हल पर एक 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है, उसको गोगा राखड़ी कहते हैं। और इनको जो है प्रसाद में जो खीर, लापसी और चूरमा चढ़ाया जाता है, तो लापसी याद रखिएगा। रामदेव जी, इसको डिटेल में मैं बता नहीं रहा हूँ। रामदेव जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है दोस्तों। रामदेव जी जो है काफ़ी वेस्टर्न राजस्थान में काफ़ी फेमस हैं। इनको दोस्तों राजस्थान और गुजरात में पूजा जाता है, ठीक है। और बीकानेर में तो आप कभी अगर जाओगे और भादवे में अगर चले गए तो रामदेव जी के लोग जो है आपके जातरू बोलते हैं उनको ना, जो पैदल जाते हैं ना रामदेव जी के, उनको जातरू बोलते हैं। तो वो लोग बहुत जाते हुए आपको मिल जाएंगे दोस्तों। रामदेव जी का मेला जो है वो आपको दोस्तों, रामदेव जी का मेला भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लगता है। किससे? शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और 10वीं तक इनका मेला चलता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? रामदेवरा में मेला लगता है। रुणीचा पहले बोलते थे, रामदेवरा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इनका जो जहाँ पे जगह होती है उसको देवरा बोला जाता है। और इनका प्रतीक जो होता है ना, पगलिया होता है। आगे हड़बू जी की बात करते हैं। हड़बू जी का जन्म दोस्तों नागौर के भुंडेल जागीर में हुआ था। कहाँ पे? नागौर की भुंडेल जागीर में। नागौर की भुंडेल जागीर में। ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो हड़बू जी थे। इनके गुरु जी थे बलिंगनाथ जी थे, और ये रामदेव जी के मौसी के बेटे थे। पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड गांव फलोदी में हुआ था। कहाँ पे? कोल्लूमंड गांव फलोदी में हुआ था। इनका कब हुआ था जन्म? 1239 ईस्वी में। इनको ऊंटों के देवता भी कहा जाता है, ये याद रखना है। इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। और इनका जो मेला लगता है ना, पर्वतसर में मेला लगता है इनका, पशु मेला, नागौर के पर्वतसर में ना। और इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है। तिलवाड़ा में इनका मेला कब लगता है? चैत्र में मेला लगता है। और इनको केसर चढ़ता है। क्या चढ़ता है इनको? केसर चढ़ता है। और गोगा जी को क्या चढ़ता है? लापसी, लापसी और खीर। आगे बात करते हैं खेताल जी या खेत्रपाल जी भी इनको बोला जाता है दोस्तों। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे प्रमुख ग्राम देवता है। ये सबसे मुख्य ग्राम देवता है दोस्तों, सबसे मुख्य ग्राम देवता है। आधे देवता एक तरफ और सिर्फ खेत्रपाल जी एक तरफ। तो ये इतने इंपॉर्टेंट देवता है, ठीक है। जगदम्बा के पुत्र है दोस्तों। और इनको गेहूं की घूघरी चढ़ती है। गेहूं की घूघरी या घूघरी, लोकल लैंग्वेज में घूघरी बोलते हैं इसको। तो यह घूघरी चढ़ती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थी आपकी अक्टूबर की सूजस। तो अक्टूबर की सूजस दोस्तों मेरी तरफ से कंप्लीट है। मैंने अक्टूबर की सूजस कंप्लीट करा दी है। मैं आप लोगों को जुलाई की सूजस करवा चुका हूं दोस्तों। मैं आप लोगों को सितंबर की सूजस करवा चुका हूं। मैं आप लोगों को अक्टूबर की सूजस करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अभी हम कल से शुरू करेंगे दोस्तों। आपकी नवंबर और दिसंबर की जो सूजस है वो एक ही साथ आई थी। विशेष सूजस है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूजस है। क्योंकि उस सूजस का जो मेन हेडिंग है उसमें क्या है कि राजस्थान जो अभी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसने 4 साल में क्या काम किया है। तो उसने अपनी सारी योजनाएं, सब कुछ जो पिछले 4 साल में उसने किया है वो इस अंक में डाला है। नवंबर और दिसंबर का जो संयुक्त अंक आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो
तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अंक रहेगा आपका, और इसके बारे में हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, गुड डे।